चलो बच्चे, तो हम पढ़ाने जा रहे हैं तुम्हें 10th क्लास का पहला लेसन, जिसका नाम क्या है बोलो? यूरोप में राष्ट्रवाद। कहानी शुरू होती है 18वीं 19वीं शताब्दी की। इसमें कौन सी तिथि रहेगी? 18वीं से लेकर 19वीं शताब्दी तक यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे फैला, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले जानो कि राष्ट्रवाद, हमारे लेसन का नाम क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद। दो शब्द मैंने बताया। पहला, यूरोप क्या है? तो यूरोप एक महादेश है। क्या है जी? महादेश है। जैसे समझ लो कि एशिया महादेश है। थोड़ा सा मैं तुम्हें 1 मिनट के लिए बता दूं कि पृथ्वी की उत्पत्ति जो 450 करोड़ वर्ष जब पूर्व हुई, उसके बाद पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हुई, और ठंडा होने के बाद से समझो कि इसमें बीच में जो स्थल भाग हुआ उसे पेंजिया कहा गया। चारों तरफ जो पानी हो उसे क्या बोला गया? पैंथालासा कहा गया। पेंजिया में आगे चल के टकराहट हुई। टकराहट होने के बाद से वह पेंजिया कई हिस्से में बटा। एक हिस्सा, इसका एक टुकड़ा यहाँ पे आ गया बच्चों, और ये टुकड़ा यहाँ आने के बाद से याद करो कि ये 2 टुकड़ा इसमें मिला हुआ था, और इसे हमने 2 हिस्से में बांट दिया। इधर वाले को क्या बोला? एशिया। इसको क्या बोले हम लोग? यूरोप। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे हमारा याद करो, ये कौन सा महादेश हो गया बच्चा? उत्तरी अमेरिका। और नीचे था कौन सा? दक्षिणी अमेरिका। याद है ठीक से? और उसके बाद यहाँ पे एक महादेश हो गया जिसे हम क्या बोले? अफ्रीका महादेश। और इधर हुआ जिसे हम बोले ऑस्ट्रेलिया, और नीचे हो गया अंटार्कटिका। इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 7 महादेश में हमारी पृथ्वी में भूखंड हो गए। और उसके बाद ये बाकी जो भी था, ये सब का सब क्या था जी? पानी ही पानी था। ये सब हमारा पानी पानी। इसी बीच में मानव की जब उत्पत्ति होती है बच्चे, यहाँ भूमध्य सागर से मानव की उत्पत्ति होगी, तो मानव पहले मानव के रूप में नहीं आएगा। पहले इस पृथ्वी पर कोई जीव जंतु नहीं होंगे। सबसे पहली बार कीट डिंब आएगा, फिर मछली आएगी। जीवों में कौन सा जीव आया सबसे पहले? मछली। फिर सरीसृप वर्ग के प्राणी आए। फिर बढ़ते बढ़ते समझो कि ये अफ्रीका महादेश से मानव की उत्पत्ति होती है, वो भी बानरों से। चार्ल्स डार्विन ने बताया कि मानव की उत्पत्ति किससे होती है? वानर से। हमारे पूर्वज बंदर थे, वही समझो कि अलग अलग समय में बदलते गए बच्चे। वह जानवर, वह बंदर, जब सबसे पहला जो बंदर था जिससे हमारी उत्पत्ति हुई, उसे हम कौन सा बंदर कहते हैं? प्राइमेट। क्या बोलेंगे? प्राइमेट बंदर हुआ। प्राइमेट से होमोनिड आया, होमोनाइड आया, होमोसेपियंस आया। होमोसेपियंस को हमारा वैज्ञानिक नाम है। ज्ञानी मानव को हम क्या बोलते हैं? होमो सेपियंस। होमो का अर्थ होता है मानव। ठीक है जी? माने जब मानव की प्रवृत्ति हमारे अंदर शुरू हो गया तो शब्द जुड़ने लगा होमो। तो इस तरीके से बच्चे मानव यहाँ पे समझो कि उत्पत्ति यहाँ से होती है। और यही मानव कभी कोई एशिया जाता है, कोई यूरोप जाता है, कोई अमेरिका जाता है, कोई दक्षिणी अमेरिका जाता है, कोई ऑस्ट्रेलिया गया, और कोई दक्षिणी माने अंटार्कटिका प्रदेश चला गया। तो यहाँ पे जाने के बाद से यहाँ जो गया मर गया। यहाँ से जो भी इधर उधर गए, जो जहां गया वो वहीं का रह गया। कोई एक दूसरे के बारे में जानता अब नहीं था। अमेरिका वाले नहीं जानते थे कि यूरोप में कोई है, यूरोप वाले इसके बारे में नहीं जानते थे, ये इसके बारे में नहीं जानते थे। सब भूखंड अलग अलग था। चारों तरफ जीवों की उत्पत्ति हो चुकी थी, चारों तरफ जीव थे, लेकिन एक जगह का मानव दूसरी जगह का मानव को ठीक से जान नहीं पाता था। कहानियों में, कविताओं में एशिया में एक ही देश है बच्चे। कौन सा देश है बता सकते हो? भारत। ये जो भारत हम कहते हैं, हिंदुस्तान के नाम से जिसे जानते हैं हम लोग, इंडिया जिसे कहते हैं, इस इंडिया की कहानियां यूरोप के लोग सुना करते थे बच्चे। तो पशुओं के द्वारा, पक्षियों के द्वारा, हवाओं के द्वारा पहले ये सब लोग सुना करते थे। तब यहाँ के यूरोप के लोगों ने सबसे पहली बार 16वीं शताब्दी में, 15वीं 16वीं शताब्दी याद रखोगे, इसी यूरोप में यहाँ पे हम यूरोप का नक्शा हम यहाँ बनाए हैं जहाँ राष्ट्रवाद पढ़ने जा रहे हैं। ये कभी भारत के बारे में सुना करते थे। तो जब सुना करते थे तो यहाँ से देख लो, यूरोप में कुछ देश ऐसे हुए जहाँ यहाँ पे जैसे फ्रांस हो गया। अब देख लो यहाँ पे हम बांटते हैं, यह यहाँ का डेनमार्क है बच्चे। कौन सा देश? डेनमार्क। और यहाँ अगर हम बांट दे तो ये देख लो 3 देश को याद रखेंगे। यह है हमारा फ्रांस, यह है कौन? पुर्तगाल।
फ्रांस के बाद क्या है? पुर्तगाल। और ये कौन सा है? स्पेन है। मुख्य तौर पे याद रखोगे। तो इसी पुर्तगाल से चलने वाला व्यक्ति बार्थोलोमियो डियाज यहाँ पे आया और यहाँ पे अफ्रीका के दक्षिणी हिस्से में आया, समुद्री मार्ग का खोज किया, फिर वापस चला गया। फिर समझ लो स्पेन से एक व्यक्ति निकला क्रिस्टोफर कोलंबस भारत की खोज में, और आना चाहिए उसे भारत की तरफ, लेकिन यहाँ आकर रास्ता भटक गया, चला गया कहाँ? अमेरिका। और उसने कहा कि ये अमेरिका को, ये लोगों को उसने नई दुनिया के नाम से कहा, जगह को नई दुनिया कहा, और वहां के लोगों को रेड इंडियन कहा। कौन से, क्या नाम दिया? पूछता कि रेड इंडियन कहाँ के निवासी है? अमेरिका के। ये सब ज्योग्राफी के पिछले पेज में मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूँ बच्चे। फिर उसके बाद से पुर्तगाल से एक व्यक्ति निकला जिसका नाम था बार्थोलोमियो डियाज, नहीं वास्को डिगामा। और वो वास्को डिगामा यहाँ जब आया बच्चे, ईस्वी था 1498 ईस्वी, और यह आते आते दक्षिण अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से होते हुए अरब सागर, हिंद महासागर के बाद अरब सागर प्रवेश करते हुए कालीकट के स्थान पे भारत में पहुंचा, और इस तरीके से उसने भारत में खोज किया। विभिन्न प्रकार की भौगोलिक खोजें, ये 1486 की बात करें, बार्थोलोमियो डियाज 88 तक हो जाइए। फिर 1492 में खोज हो गया किसका? अमेरिका का खोज हो गया। फिर 1498 में खोज किसका हो गया? ऐसा नहीं है कि भारत उस समय नहीं था, भारत था, लेकिन यहाँ के लोगों को स्पष्ट रूप से जानकारी मिली। यहाँ से जब लोग आए तब कालीकट में जब वास्को डिगामा पहुंचा और यहाँ के लोगों को देखा, तो उसने लिख दिया जाकर, हमने भारत का खोज किया। हम लोग डूबे हुए थोड़े न थे जी, उसके पहले हमारी कई संस्कृतियां बीत चुकी थी। जिस समय यह कालीकट में आता है बच्चे 1498 में, उस समय उत्तर भारत में समझ लो कि दिल्ली सल्तनत का राज्य कायम था। किसका? दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत वो सल्तनत है जिस समय कुतुब मीनार बन चुका था बच्चे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरुआत किया, इल्तुतमिश ने उसे बनाया। तुगलक वंश का शासन है, उस समय आया है ये नीचे था। हमारे यहाँ राजा महाराजा हुआ कर रहे हैं, और ये आता है तो कहता है हमने भारत का खोज कर दिया, और वही हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं बच्चे। इतना समझ में आ गया? हमें पढ़ना यूरोप में राष्ट्रवाद, तो इसे समझोगे बच्चे। अफ्रीका से जो भी मानव इधर उधर गया, जो जहां रहता था, जब मानव जो भी होता था, वो जो ताकतवर मानव होता था अपने अगल बगल के लोगों को 2-4 हाथ मारता था। अब मारने के बाद वो एकदम कहता था कि मैं तुम्हारा बॉस हूं, मेरी बात मानो, हाथ जोड़ लेता था, जी मालिक आप जो कहेंगे वही करूंगा। इस तरीके से जो ताकत वाला व्यक्ति होता था वो अपने अगल बगल के लोगों पे राज करना शुरू किया, और इस तरीके से पूरी दुनिया में हर ताकतवर व्यक्ति अपने आसपास के लोगों पे जो राज करने लगा, तो उसमें एक तंत्र का विकास किया जिसे हम क्या कहते हैं? राजतंत्र। क्लियर है बच्चे? जो भी दिक्कत हो ठीक से समझोगे, फिर बाद में समय दूंगा तो पूछोगे तुम लोग। तो राजतंत्र बोलो, विश्व के एक देश में था कि सभी देशों में? सभी देश में। जो मानव जहां का ताकतवर होता था वो वहीं राज करना शुरू कर देता था। सब एक दूसरे से बटे हुए थे। यहां तक कि हम यूरोप में राष्ट्रवाद जो पढ़ने जा रहे हैं बच्चे, तो यूरोप में यहाँ पे हम लोग कुछ देश है महत्वपूर्ण, चूंकि इसी के संदर्भ में हमें पढ़ना है तो हम इस पे फोकस कर रहे हैं तुम लोग को। यूरोप में ये ऊपर है एक देश जिसे कहते हैं नॉर्वे, और नीचे वाले को इसको कहते हैं हम लोग स्वीडन। नॉर्वे और स्वीडन याद रखोगे तुम लोग। इस यूरोप की बात करते हैं बच्चे, तो ये सबसे बड़े भूखंड को कहते हैं रूस। क्या बोलेंगे? बीच में यहाँ एक यूरोप में राष्ट्रवाद का जो पढ़ेंगे उसमें हम यहाँ एक देश रहेगा जिसका नाम होगा ऑस्ट्रिया। इसी का चांसलर मेटरनिक होगा जो बोर्ड के एग्जाम में पूछेगा। ऑस्ट्रिया के ऊपर यहाँ पे रहेगा प्रशा, जिसे आगे चलकर हम क्या बोलेंगे? जर्मनी के नाम से ये एक हो जाएगा बच्चे। और इसी के बगल में यहाँ पे है पोलैंड। कौन सा देश है? पोलैंड है बच्चे। और ऑस्ट्रिया के नीचे इधर और इधर मिलाकर है इटली। कौन सा देश? इटली। तो इस तरीके से बीच में ऑस्ट्रिया, ऊपर है प्रशा या जर्मनी, और नीचे है इटली, यहाँ है फ्रांस, यहाँ है रूस, और ये पुर्तगाल और स्पेन। ये सब के बारे में हम जान ले कि राजतंत्र था, तो सब जगह जितना भी इसमें तुम्हें ये जगह दिखाई दे रहा है, सब के सब अपने अपने क्षेत्र के राजा थे।
एक गांव, सिर्फ हम जर्मनी की बात करेंगे बच्चे, तो जर्मनी 300 छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। वहां गांव जो था, प्रखंड था, वहां भी एक आदमी अपने आप को क्या बना लिया था? राजा बना लिया था बच्चे। ये स्थिति थी कि सब अलग अलग हिस्से में डिवाइड थे, किसी में एकता नहीं थी। तो जर्मनी हो या इटली हो, सब छोटे बड़े अलग अलग हिस्से में बटे हुए थे बच्चे। सब जगह राजतंत्र था। उसी राजतंत्र में इस फ्रांस में एक व्यक्ति आएगा 1799 ईस्वी से लेकर 1815 ईस्वी तक। नाम होगा क्या? बोलो। बहुत बढ़िया, नेपोलियन बोनापार्ट। 10th क्लास के बच्चे से ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि इतना ज्यादा याद करके रखेंगे, लेकिन तुम लोग काफी अच्छे बच्चे हो। तो चलो बच्चे, नेपोलियन बोनापार्ट, द फेमस पर्सनालिटी ऑफ द वर्ल्ड हु ऑलवेज यूज्ड टू से दैट नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है। वो कहता था, इफ यू से देयर इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, इट मीन्स यू आर फूलिश, बिकॉज द वर्ड इम्पॉसिबल इज द फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ फूलिश। क्या कहता था? दुनिया में कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है, असंभव नहीं है। यदि तुम कहते हो कि असंभव है, तो इसका मतलब कि तुम मूर्ख हो। वो कहता था कि असंभव शब्द सिर्फ मूर्खों के डिक्शनरी में पाए जाते हैं। किसके डिक्शनरी में? तो मैं अगर कहूं कि तुम लोग बिहार में टॉप करोगे बच्चे, तो ये संभव है कि असंभव है? जो कह दिया कि असंभव, वो क्या है? इसलिए मूर्ख नहीं बनना है बच्चे, ठीक है। तो नेपोलियन बोनापार्ट इतना तो कहा, लेकिन नथिंग इज इम्पॉसिबल दिस वर्ल्ड कहते कहते ये यहां से आता था, फ्रांस के सम्राट बना, और प्रसा में देखा कि ये प्रसा 300 छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ है। तो पहले एक राजा को मार के आया, तो दूसरा खुश हो रहा था, बड़ी मार मारा है। अगली बार दूसरे को मारा, तीसरा खुश हो रहा था, हंस रहा था, अगली बार उसको मारा। तो चौथा कहते ये कौन काम था, अगली बार उसको मारा। जैसे ही 3 4 5 राजा को मारा बच्चे, ये 300 जो छोटे बड़े राजा थे, सब के सब अपना हथियार उसके सामने डाल दिए, हाथ जोड़े कि नेपोलियन जी आप हम लोग को मारिए मत, जो कही हम लोग मानने के लिए तैयार है। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया कि ये 300 छोटे बड़े राजाओं में से 10-10 क्या करीब 10-12 के ग्रुप बनाया, 39 राज्यों का एक संघ बना दिया। 39 राज्यों का राइन संघ के नाम से जानते, संघ बनाया। माने समझो कि मेन 39 वहां से राजा थे, उनके अंडर में समझो कि 8-10 आदमी का हेड बना दिया। अब बोला कि सब के सब यहां से आओ और मेरे पास लाकर अपना अपना धन जमा करो। तो सब लोग धन ले जाकर जमा करना शुरू कर दिए। जब लेकर जाने लगे नेपोलियन बोनापार्ट के पास में, तब रास्ते में रहते थे तो बात करते थे आपस में, भाई तुम कहां से आ रहे हो? तो बोले मैं जर्मनी से हूं। ठीक है, तुम कहां से? तो भाई मैं भी जर्मनी से। तुम कहां से हो? मैं भी जर्मनी से। अब ये बातें जब सब सुनने लगे, तो सब रास्ते में अब आपस में बात करना शुरू कर दिए कि भाई तुम भी जर्मनी, मैं भी जर्मनी, ये भी जर्मनी। हम लोग यहाँ से 39-40 राजा जाते हैं और सब 10-10-12 राजा का पैसा लेकर इसके पास ले जाते हैं जमा करने के लिए। अगर हम सब के सब अगर एक हो जाएं, तब नेपोलियन बोनापार्ट को तो हम लोग एकदम छक्के छुड़ा देंगे। इस तरीके से नेपोलियन बोनापार्ट के बार बार के आक्रमण से ये 39 राज्यों के राजा जो थे, सब क्या होना? एक होना शुरू कर दिए बच्चे। इसे कहते हैं जर्मनी का एकीकरण। एकीकरण का मतलब होता है एक होना। पहले सब अलग अलग बटे थे, लेकिन जर्मनी के सभी राजाओं को फ्रांस ने का राजा नेपोलियन बोनापार्ट जैसे ही मारा पीटा, सब क्या हो गए? एक होना शुरू किए। इसके पहले भी तो, अब स्थिति बदल गई बच्चे। यहाँ के लोग एक होना जब शुरू कर दिए, तो कभी कोई होता था, कोई नहीं होता था। इसमें सबसे मेन भूमिका जो निभाने वाला व्यक्ति था जर्मनी के लिए, वह कौन था? बिस्मार्क था। क्लियर है बच्चे? ये बिस्मार्क जर्मनी में एक ऐसा व्यक्ति हुआ जो वहां पे आया और प्रसा का वह समझो प्रधानमंत्री बनता है, और वह जर्मनी के एकीकरण के लिए 3 ठो तो युद्ध ही करता है बच्चे। याद करो, पहला युद्ध वो करेगा किसके साथ? डेनमार्क के साथ। कब करेगा बता सकते हो? 1864। 1862 में प्रधानमंत्री बनेगा। उस समय अब नेपोलियन बोनापार्ट खत्म हो जाएगा बच्चे। नेपोलियन बोनापार्ट के बाद
ऑस्ट्रिया में एक चांसलर आ जाएगा जिसका नाम होगा मेटरनिख। 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट खत्म होगा फ्रांस से, और तब ऑस्ट्रिया का रूल वहां पे शुरू हो जाएगा बच्चे। ऑस्ट्रिया में एक चांसलर होगा मेटरनिख, ये रहेगा 1815 से लेकर 1848 तक। और ये मेटरनिख तो इतना खतरनाक होगा बच्चे, इतना घोर प्रतिक्रियावादी, कि ये जब देखिएगा कि जर्मनी एक हो रहा है या इटली एक हो रहा है या फ्रांस में भी थोड़ी सी एकता हो रही है, ये चारों तरफ जाकर सबको मारेगा। और जब किसी को मारेगा तो मार कर आकर क्या बोलेगा, हाँ मेटरनिख खुश हुआ। और इस तरीके से बच्चे, ये वही मेटरनिख के बच्चे, हम इंडिया, कौन 100 पिक्चर है बोलो अनिल कपूर की, मिस्टर इंडिया, मोगेम्बो खुश हुआ, सुना है ना सब, उसी का डायलॉग है बच्चे, याद रखना जीवन में, ठीक है ना। तो मेटरनिख बड़ी मारेगा, मार कर आकर क्या बोलेगा, मेटरनिख खुश हुआ। इस तरीके से जब तक मेटरनिख यहाँ पे रहेगा ऑस्ट्रिया का चांसलर, तब तक न तो जर्मनी एक हो पाएगा और न तो इटली एक हो पाएगा, सबको बड़ी मारेगा बच्चा। ये आ रहा समझ में ना। इसीलिए यूरोप के इतिहास में 1815 से 1848 के काल को हम मेटरनिख युग के नाम से जानते हैं। क्लियर है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं ना। अब मेटरनिख जैसे ही 1848 में समाप्त हो जाएगा बच्चे, क्योंकि फ्रांस में 3 क्रांतियां होगी इसके पहले। ये क्रांति होगी 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, फिर होगा कौन 1830 की फ्रांसीसी क्रांति, फिर कब होगा 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस जो है वह समझ लो वहां के आम जनता सभी एक हो जाएंगे, और एक होने के बाद से वहां आंदोलन करेंगे, राजा महाराजा के सिस्टम वहां खाली करा लेंगे। क्लियर है, वहां सैनिकों का शासन शुरू हो जाएगा, आम जनता का होने लगेगा। फ्रांस से एक नारा निकलेगा, स्वतंत्रता, समानता, विश्व बंधुत्व। ये नारा कहाँ का है बोलो, परीक्षा में पूछता है, स्वतंत्रता, समानता तथा विश्व बंधुत्व का नारा किसने दिया, फ्रांस ने दिया। और 1848 में जैसे ही फ्रांस माने समझ लो कि वहां पे स्वतंत्र होता है राजाओं से, मेटरनिख भी डर के मारे अपना जगह छोड़कर फरार हो जाएगा, चला जाएगा इंग्लैंड। क्लियर है ये। और उसके बाद से मेटरनिख जैसे खत्म हो जाएगा, तब तक जर्मनी में एक व्यक्ति आ जाएगा, कौन, बिस्मार्क। और बिस्मार्क 1862 में वहां का समझो कि क्या बनेगा, प्रधानमंत्री। अब 1864 में युद्ध करेगा तो किसको हराएगा, डेनमार्क। फिर यह जर्मनी ऑस्ट्रिया से युद्ध करेगा, दूसरा युद्ध कब, 1866 में, जिसे कौन सा युद्ध बोलेंगे, सेडुआ का युद्ध बोलेंगे बच्चे। फिर यह जर्मनी आगे चलकर फ्रांस के साथ 1870 में एक युद्ध करेगा, जिसे हम कौन सा युद्ध कहेंगे, सेडान का युद्ध। आ रहा समझ में। सेडान का युद्ध जैसे ही करेगा, इस युद्ध में समझ लो वह फ्रांस को पराजित करेगा, और इसके साथ एक संधि होगी जिसे कहेंगे फ्रैंकफर्ट की संधि। कौन सा संधि, फ्रैंकफर्ट की संधि। परीक्षा में पूछता है कि इसी फ्रैंकफर्ट की संधि जो 1870 में होगा बच्चे, इसी संधि के द्वारा जर्मनी का क्या हो जाएगा, एकीकरण। जर्मनी सब उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम मिलाकर जर्मनी क्या कर दिया जाएगा, एक हो जाएगा। तो इस तरीके से 1871 ईस्वी आते आते जर्मनी का पूर्ण एकीकरण हो जाएगा। तो जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका पूछेगा तो लिख लोगे बच्चे, नोट्स है पीडीएफ तुम सबके पास में, उसको क्या करोगे, देख लोगे, ये सब यही लिखा हूं समझ जाओगे। अब बारी आती है किसकी, इटली की। तो इटली को भी अब एक करने के लिए कई लोग जुट चुके हैं बच्चे। इटली को एक करने में 3 लोगों की भूमिका मुख्य तौर पे है बच्चे। पहला कौन, जोसेफ मेजनी। दूसरा कौन, गैरी बॉल्डी। और तीसरा कौन, काउंट काबू। इस तरीके से बच्चे 3 व्यक्ति इटली के एकीकरण में, तीनों का योगदान पूछता है बच्चा। पहला कौन, जोसेफ मेजनी। दूसरा कौन, तीसरा कौन, इसे समझेंगे हम लोग ठीक तरीके से। जोसेफ मेजनी को इटली के एकीकरण का जनक कहा जाता है। इटली को एक करने की शुरुआत करने वाला व्यक्ति कौन था, इसीलिए उसे इटली के एकीकरण का जन्मदाता या उसे पैगंबर
या इटली के एकीकरण का जनक कहते हैं। समझ गए? अब ये पूरा शुरुआत ये कर दिया। उसके बाद आया कौन? गैरीबल्डी पेशे से नाविक था। क्या था? सेलर था। समझ लो बच्चे, उसके बावजूद भी देशभक्ति कूट कूट कर भरी हुई थी। तब उसने समझ लो कि ये शुरू कर दिया बच्चे, और ये इतने लोगों को एक किया कि इसे इटली के एकीकरण का तलवार कहा जाता है। क्या बोलेंगे इसे? इटली के एकीकरण का ये तलवार कहलाएगा बच्चे, ठीक है ना। और अगला आएगा काउंट काबूर। तो काउंट काबूर समझ लो एक कूटनीतिज्ञ रहेगा। कूटनीतिज्ञ अपना काम चलाने के लिए कई प्रकार के कूटनीति का सहारा लेगा बच्चे। वो क्या करेगा? आएगा तो कहेगा फ्रांस से, कहेगा कि फ्रांस हमसे दोस्ती कर लीजिए, क्योंकि ऑस्ट्रिया बड़ा इसको मारेगा बच्चे। अरे समझ में ना। तो दुश्मन को समाप्त कर लिए, दुश्मन के दुश्मन से ये क्या किया? दोस्ती कर लिया, कूटनीति के सहारा लिया, और कहा कि आप आइए ना, हमसे दोस्ती कर लीजिए, और मेरे यहाँ ये जो रोम है, यहाँ पे रोम था बच्चे, बल्कि रोम पर अधिकार कर लीजिए, आइए सब आप ही का तो है। तो ये आया तो अधिकार कर लिया इधर, ठीक है ना, दोस्ती कर लिया। अब बोलेगा, उसके बाद बोला ये काउंट का, अरे देखिए ना, ऑस्ट्रिया तो आपको बड़ा हला बुरा कह रहा था जी। अब क्या किया? फ्रांस तुरंत ऑस्ट्रिया पर आक्रमण कर लिया। और जैसे इस दोनों का युद्ध हुआ बच्चे, ये क्या किया कि अपना इसमें से फायदा उठाना शुरू कर दिया। तो ये काउंट काबूर के समय की बात है बच्चे। अंततोगत्वा माने जोसेफ मेजनी, गैरीबल्डी, काउंट काबूर, ये तीनों मिलकर इटली को एक करने का काम किए। और जो अंततोगत्वा फाइनली ये पूरा एक नहीं कर पाया बच्चे, इसकी भी मृत्यु हो गई। तब यहाँ पे एक राजा होगा जिसका नाम होगा विक्टर इमैनुअल। यह विक्टर इमैनुअल जब आएगा तो बचा खुचा जो काम होगा ये कर देगा। विक्टर इमैनुअल क्या करेगा कि जब देखेगा कि जर्मनी ऑस्ट्रिया से 1866 में युद्ध कर रहा है, तो उस युद्ध में जैसे ही ऑस्ट्रिया इधर लड़ने जाएगा, ये तुरंत इसके एक हिस्से को अपने में मिला लेगा। फिर जब विक्टर इमैनुअल ने देखा कि जर्मनी अब फ्रांस से युद्ध करने जा रहा है, तो फ्रांस जब हारने लगा तो रोम से अपने सैनिकों को बोला कि तुम आ जाओ, मेरे पास आओ, अब पहले चलकर जर्मनी को हराया जाए, क्योंकि ये तो हमारा दोस्त है। समझ रहे हो ठीक से? तो जैसे ही उसने रोम से अपने सेना को बुलाया जर्मनी को हराने के लिए, तुरंत विक्टर इमैनुअल क्या किया कि जो भी रोम में फ्रांस की सेना बची थी सबको मार काट के खत्म कर दिया। बोला कि खबरदार, अब कोई इटली में आंख दिखाने वाला नहीं है, पूरा का पूरा इटली अब मेरा है। तो इधर था सिसिली, इधर था ट्रांसपेडेंट गणराज्य, सबको मिलाते हुए विक्टर इमैनुअल ने 1871 ईस्वी में ही फिर से इटली के एकीकरण का घोषणा कर दिया। और इधर सिसिली और इधर सार्डिनिया पिडमॉन्ट, ये दोनों मिलकर एक कर दिया। तो 1871 में इटली का भी एकीकरण हो गया। तो इसमें 2-3 क्वेश्चन तुमसे पूछता है बच्चा। पहला क्वेश्चन कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? तो बाधा यही थी कि सब के सब क्या करते थे जी? अपने आप को, हाँ, छोटे बड़े राज्यों में बांटे हुए तो अपने आप को राजा समझते थे, सब में विषमता थी, कभी एक नहीं होना चाहते थे, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन कि जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने कैसे किया? तो 3 युद्ध लिख दोगे तुम लोग ना। पहला युद्ध डेनमार्क के साथ, दूसरा युद्ध ऑस्ट्रिया के साथ, तीसरा युद्ध फ्रांस के साथ। तो डेनमार्क युद्ध कहते हैं, इसको ऑस्ट्रो प्रसा युद्ध कहते हैं, या सेडोवा का युद्ध कहेंगे। अब फ्रांस के साथ जो युद्ध होगा उसे सेडान का युद्ध कहेंगे। क्लियर है बच्चे? दूसरा क्वेश्चन करेगा इसमें कि इटली के एकीकरण में जोसेफ मेजनी, गैरीबल्डी, काउंट काबूर के योगदान का वर्णन करे। तो पेज में दिया हूं, वहां से देख लोगे तुम लोग। अभी समझा दिया हूं, एक बार 2 बार इसको देखोगे समझोगे। पेज में नोट्स दिया, उसको पढ़ोगे, पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। और तीसरा फ्रांसीसी क्रांति से क्या समझते हैं? तो 1789, 1830, 1848 में 3 बार फ्रांस में क्रांति होगी। कैसे परिवर्तन होगा वो भी नोट्स दिया हूं, देख लोगे। और इसी के साथ ये लेसन हमारा समाप्त। क्या क्लियर है बच्चे? ओके, तो अब कोई दिक्कत होगा तो तुम पूछ सकते हो, ठीक है।